आज का हम लोग का प्रश्न है अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखें। देखिए, टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट, अपना कुछ कमेंट या उसके बारे में कुछ आप बताएं। चलिए पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि अभिलेख के बारे में जान लेते हैं आखिर अभिलेख होता क्या है। चलिए, ये पत्थरों या धातुओं जैसी कठोर सतह पर खोद कर बनाए गए लेख को क्या कहा जाता है? अभिलेख। यानी पत्थर का हो या कोई धातु, कहने का मतलब कोई मजबूत धातु हो जो कठोर हो, और उस पर जो है छेनी और हथौड़ी के माध्यम से खोद कर जिस लेख का निर्माण किया जाता है वो लेख क्या कहलाता है? हमारा अभिलेख क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो अभिलेख कहलाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं कि अभिलेख में किन किन बातों का जो है चर्चा होता है। तो अभिलेख में जो जिन बातों का चर्चा होता है वो है कि देखिए, अभिलेख में चर्चा होता है उन लोगों की उपलब्धियों विचारों को लिखा जाता है जो इसे बनवाते हैं। यानी कि जो अभिलेख को बनवाते हैं उनके बारे में इसमें चर्चा अभिलेख में किया जाता है। और दूसरी बात है कि अभिलेख में दूसरी बात है कि निर्माण की तिथि न होने पर लेखन शैली के आधार पर तिथि मालूम किया जाता है। यानी कि लिखा हुआ शैली किस भाषा में है, किस लिपि में है, उसके आधार पर यह जानकारी प्राप्त होता है कि यह अभिलेख किस समय बना हुआ था। यह सब हमारे पुरातत्व विभाग के जानकारों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि यह कठोर सतह पर खुदा था। कठोर मतलब समझते हैं जो मजबूत हो, क्योंकि हथौड़ी और छेनी जब यूज होगा तो कन्फर्म है कि टूट जाएगा अगर कमज़ोर होगा तो, इसीलिए वो कठोर सतह पर प्रयोग किया जाता था। और अगला हमारा है धार्मिक स्थानों को दिया गया दान का वर्णन। यानी उस समय जो राजा महाराजा के द्वारा जो दान दिया जाता था धर्म के नाम पर, उसका वर्णन भी इस अभिलेख में देखने को मिलता है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब इस अशोक के बारे में जानते हैं, इसके शिलालेख अभिलेख के बारे में क्या खासियत थी। ठीक है, चलिए तो जैसे कि अशोक के शिलालेख का महत्व कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से देखते हैं कि वह अशोक के शासन काल के बारे में जानकारी एक मुख्य स्रोत है। यानी अशोक के शासन काल के बारे में की जानकारी जो हम लोग को है इस अभिलेख में या शिलालेख में मिलता है कि अशोक ने किस प्रकार से अपने समय में शासन किया, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था कैसी थी, सबकी जानकारी हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट है कि इन अभिलेखों में धार्मिक मामले विशेषकर बौद्ध धर्म पर आधारित है। यानी इस समय अशोक के शासनकाल में, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म था वह चरमोत्कर्ष पे था। यानी उसकी उस समय क्या थी, उसकी उस समय पहचान थी, उसकी उसमें मांग थी। ठीक है, इसलिए यह विशेषकर इस अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है। कुछ शिलालेखों पर भिक्षुओं के आचरण के नियम भी मिलते हैं। आचरण का मतलब भिक्षु किस प्रकार के थे, वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे किस प्रकार से थे, किस प्रकार के लोगों को जो दीक्षा देते, इस सब की चर्चा जो हम लोग को इसमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं खास बात इसके बारे में, अभिलेख के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा इसको। जिससे कि देखिए लिखा हुआ है क्या, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का कौन सा, क्वेश्चन आता है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो वो कौन सा है, 7वां अभिलेख। ध्यान रहेगा, अभिलेख लंबा है जिसका नाम क्या है, वैराट। इसका नाम क्या है, वैराट। इसको भाब्रू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाब्रू। जो कहाँ है, राजस्थान के जयपुर में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है रानी का अभिलेख। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। चलिए पर नेक्स्ट है कि अशोक का सबसे छोटा, देखिए यह सबसे बड़ा था, सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा लेख है, स्तंभ लेख कौन सा है, रुम्मण देई। याद रहेगा, रुम्मण देई था। क्या है, रुम्मण देई। यह कहाँ है, यह जो है लगभग उत्तर प्रदेश और नेपाल के आसपास का क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल के आसपास का क्षेत्र है। इस अभिलेख में अशोक द्वारा लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान, धम्म पढ़ा चुके हैं, धम्म मतलब होता है धर्म, धर्म यात्रा के दौरान भू राजस्व दर, यानी कि जो कर होता था, टैक्स होता था पहले, उसको घटा देने की घोषणा इस पर अंकित किया गया हुआ है। कौन सा अभिलेख पर, तो सबसे छोटा स्तंभ लेख जिसका नाम था रुम्मण
देई, इस पर जो है यह चर्चा की गई है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि गंधार से ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। गंधार किस क्षेत्र में था बता दिए थे, अफगानिस्तान का क्षेत्र था। गंधार से ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसका किसका? अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। देखिए याद रखिएगा, सार ए कूना अभिलेख जो है इन्हीं लिपियों से गंधार से प्राप्त हुआ है। यानी कि अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि के रूप में ही जो है ये सार ए कूना जो है वह अभिलेख वहाँ से प्राप्त हुआ है।